साल 1983 जिक्र आते ही याद आता है वर्ल्ड कप, भारतीय क्रिकेट के लिए उजाले की किरण। इतिहास इसी तरह याद रखा जाता है, लेकिन इतिहास सिर्फ उजाले से नहीं बनता, उसके हिस्से की कालिक भी साथ साथ चलती है। इतिहास के पन्नों पर कालिक का एक ऐसा ही निशान पड़ा था फरवरी 1983 में। असम के एक छोटे से गांव नेली के पास 1800 लोगों को भीड़ ने इकट्ठा होकर कत्ल कर डाला। आपको बता दें, गैर सरकारी आंकड़ा 3000 मौतों का है। इस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई सबसे बड़ी नरसंहार की घटना माना जाता है। क्यों हुआ था ये नरसंहार? असम में दशकों से चल रहे नागरिकता विवाद से इसका क्या संबंध है? इन सवालों का जवाब आज हम हमारे प्रोग्राम में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज, आपके साथ में हूं रानी नागर। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की ओर। नेली में हुए हत्याकांड के पीछे की कहानी एक और बड़े विवाद से शुरू होती है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य असम शुरू से ही नागरिकता के विवाद से जूझता रहा है। भारत में आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। इस जनगणना के आंकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके आगे की योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसके लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स यानी NRC बनाया गया। इसमें सारे आंकड़े दर्ज किए गए। योजना पूरे देश के लिए थी, लेकिन असम एक लौता ऐसा राज्य था जिसने NRC को मान्यता दी और अपने प्रदेश में लागू किया। असम में बाहर से आए लोग इसका मुख्य कारण था। नागरिकता विवाद असम में समय समय पर बाहर से आकर लोग बसे और बसाए गए थे। आजादी के पहले अंग्रेजों ने मध्य और उत्तर भारत से लोगों को असम लेकर आए थे ताकि वो चाय बागानों में मजदूरी करें। 20वीं सदी की शुरुआत में पूर्वी बंगाल के मेमन सिंह इलाके से लोग लाकर असम में बसाए गए। इसी तरह बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए हजारों लोग असम में बसाए गए। पूर्वी पाकिस्तान में दमन के चलते ऐसे ही वक्त वक्त पर लोगों का कारवां असम में आकर ठहरा। आंकड़ों के अनुसार 1947 से 1951 तक 2,70,000 रिफ्यूजी पूर्वी पाकिस्तान से असम आए। रिफ्यूजी यानी वो लोग जिन्हें असम में शरण, आश्रय या यूं कहें कि पनाह दी गई। 1951 से 1961 तक ये संख्या 2,21,000 थी। वहीं 1971 के युद्ध के बाद रिफ्यूजियों की संख्या में अचानक विस्फोट हुआ और अगले 10 सालों में लगभग 18 लाख रिफ्यूजी असम में आकर बस गए। रिफ्यूजियों का ये मुद्दा सरकार के लिए बड़ा सरदर्द था। साल 1962 से 1972 तक सरकार ने कई बार ट्रिब्यूनल बनाए ताकि लोगों की नागरिकता की जांच हो सके, लेकिन हर बार ये मुद्दा विवाद के चलते कहीं पहुंच नहीं सका। इस बीच 1963 में विदेश मंत्रालय ने पहली बार चेतावनी दी कि असम में बाहर से आ रहे लोगों को वोटिंग लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। असम धीरे धीरे बारूद का एक ढेर बनता जा रहा था। साल 1979 में हुई एक घटना ने बारूद के इस ढेर में चिंगारी लगा दी। हुआ यूं कि असम के एक सांसद हीरालाल पटोवारी की अचानक मृत्यु हो गई। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि उनकी सीट पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। इसके क्रम में वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई और यहीं से शुरू हुआ हंगामा। इल्जाम लगे कि नई वोट लिस्ट में गैरकानूनी रूप से रहे विदेशियों को भी जोड़ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जांच में पाया कि ये दावे सही है। वोटर लिस्ट में 45,000 ऐसे नामों को जोड़ दिया गया था जो गैर कानूनी थे। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, असम में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी AASU नाम का छात्रों का एक संगठन इन प्रदर्शनों में सबसे मुखर था। उनकी मांग थी कि 13 और जिलों की वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जाए। इस मामले में 27 अगस्त 1979 को असम में एक ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई। सब पार्टियों ने मिलकर तय किया कि जब तक वोटर लिस्ट से विदेशियों का नाम नहीं हटा दिया जाए तब तक असम में कोई चुनाव नहीं होंगे। छात्रों के इस विरोध का नतीजा हुआ कि 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटों में से केवल 2 पर चुनाव हो पाए। अगले 2 सालों में असम में जबरदस्त हिंसा हुई। आंकड़ों के अनुसार 1979 से 1982 के बीच 272 हत्याएं, 1404 मारपीट की घटनाएं और 425 आगजनी की घटनाएं और साथ ही 330 बम विस्फोट की घटनाएं हुई। चुनावों की घोषणा। सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच 23 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन हर बार मुद्दा इस बात पर अटक गया कि नागरिकता के लिए कट ऑफ डेट कब की मानी जाएगी। जनवरी 1983 में आंदोलन के नेता मुलाकात के बाद गुवाहाटी लौट रहे थे जब उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव की तारीख 14, 17 और 20 फरवरी रखी गई थी। इस घोषणा के बाद असम ने एक ज्वालामुखी की शक्ल इख्तियार कर ली।
जिसका विस्फोटक नतीजा दिखा 18 फरवरी 1983 को। गुवाहाटी के पास एक नेली नाम के एक गांव में, नेली गांव का गुवाहाटी से कुछ 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। 1989 तक यहाँ इलाका नौगांव जिले का हिस्सा था। ज्यादातर आबादी किसानों की थी। यहाँ स्थानीय तिवा कोच जनजाति के लोग रहते थे। इसके अलावा 14 गांव ऐसे थे जो मुस्लिम बहुल थे। इनमें से अधिकतर वो थे जो आजादी से पहले पूर्वी बंगाल से आकर यहाँ बसे थे। अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल से आने वाले लोगों को पश्चिम और मध्य बंगाल के इलाकों में बसाया, लेकिन फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ी और ये लोग कोपली नदी के किनारे आकर बस गए। आजादी के बाद तत्कालीन सरकार की ज्यादा अन्न पैदा करो स्कीम के तहत कई अप्रवासियों को भी इस इलाके में बसाया गया था, लेकिन फरवरी 1983 में घटनाएं ऐसी घटी कि ये सब देखने वाला कोई नहीं था। सेना के 1.5 लाख जवान असम में तैनात किए गए थे। प्रति 57 वोटर 1 जवान। पूरा असम युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका था। जानेंगे नेली नरसंहार के बारे में। इतनी तैयारियों के बावजूद इन चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसकी जांच नेली गांव तक भी पहुंची। 15 फरवरी की बात है। नौगांव जिले में स्थित एक पुलिस स्टेशन के अफसर ने मोरी गांव में तैनात 5वीं बटालियन के कमांडर को एक संदेश भेजा। इसमें लिखा था, खबर है कि पिछली रात नेली गांव के इर्द गिर्द बसे गांवों से तकरीबन 1000 असमिया लोग ढोल बजाते हुए नेली गांव के नजदीक इकट्ठा हो गए हैं। उनके पास धारदार हथियार है। नेली गांव के अल्पसंख्यक भयभीत है। किसी भी क्षण उन पर हमला हो सकता है। शांति स्थापित करने के लिए तुरंत कार्रवाई का निवेदन किया जाता है। इलाके के लोग डरे हुए थे। उन्होंने घर से बाहर आना जाना बंद कर रखा था। 17 फरवरी को पुलिस बल के 2 ट्रक भर जवान इलाके में पहुंचे और गांव वालों को आश्वासन दिया कि वो लोग पास में ही गश्त पर तैनात थे। सुरक्षा का आश्वासन पाकर अगली सुबह गांव वाले अपने अपने काम पर निकलते। तभी पता चला कि नेली के उत्तर पूर्व में बसे बोरबोरी में फसाद शुरू हो गया है। कुछ देर में दंगाइयों ने कोपली नदी के किनारे बसे मुस्लिम बहुल गांव को तीनों तरफ से घेर लिया। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हेमेंद्र नारायण तब वहीं मौजूद थे। अपनी रिपोर्ट में वो लिखते हैं, पहले उन्होंने डेमल गांव के मुसलमानों के घरों में आग लगाई। पहले सफेद धुआं निकला जो जल्द ही काले धुएं में बदल गया और फिर उस धुएं ने लाल लपटों का रूप ले लिया। कुछ ही मिनटों में सारे घर ढह गए। गांव वालों को लगा इसके बाद वो बख्श दिए जाएंगे, लेकिन ये हमले का शुरुआती प्लान था। लोगों के छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। एक एक कर लोगों को मारा जाने लगा। जान बचाने के लिए लोग दूसरे गांव की तरफ भागे। भगदड़ में बूढ़े बच्चे बीमार जो भी पीछे छूटा मार डाला गया। अंत में जो लोग सीआरपीएफ के कैंप तक पहुंचे वही अपनी जान बचा पाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 के आसपास थी। वहीं अन्य अनुमानों में इस आंकड़े को 3000 के आसपास बताया जाता है। इनमें 70% महिलाएं और 20% बूढ़े थे। नेली हत्याकांड का नाम आप में से काफी कम लोगों ने सुना होगा। इसके जांच कमीशन की कहानी और भी सीक्रेट है। नेली में हुए हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में एक कमीशन बिठाया। जांच का कमीशन को अपनी रिपोर्ट 6 महीने में सबमिट करनी थी। बाद में कमीशन का कार्यकाल जनवरी 1984 तक बढ़ा दिया गया। इसके बावजूद कमीशन ने जो रिपोर्ट भेजी उसे कभी पेश नहीं किया गया। त्रिभुवन प्रसाद तिवारी जो बाद में पौंडीचेरी के गवर्नर बने, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जांच कमीशन की रिपोर्ट सीक्रेट है। 547 पन्नों की इस रिपोर्ट की सिर्फ 3 कॉपियां तैयार हुई, जिनमें से एक असम सरकार के पास है, एक केंद्र सरकार के पास और एक खुद तिवारी के पास। यह रिपोर्ट साल 2023 तक भी सार्वजनिक नहीं हो पाई है। इस हत्याकांड के बाद के सालों में कुल 688 एफआईआर दर्ज हुई, 310 चार्जशीट पेश की गई। यातना शिविरों से निकला ये लतीफा आने वाली दुनिया के लिए संदेश था। नेली में मारे गए लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिला। सरकार ने बस 5000 रुपए मुआवजा देकर मामला निपटा दिया। वहीं कांग्रेस चुनाव जीत गई और 1985 में राजीव गांधी सरकार के दौरान असम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर हुए, जिनके तहत की असम में हुई हिंसा की जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी वो वापस ले ली गई। नेली के लोग 2 हफ्ते बाद वापस अपने गांव लौट गए और इस घटना को हमेशा के लिए भुला दिया गया। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।